क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सरकार बनी है तो मेरा थोड़ा शिमला रहना ज़्यादा होता है। और अब एआईसीसी द्वारा मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। जो हमारा सेंट्रल वॉर रूम होता है उसका मुझे उपाध्यक्ष कल पार्टी ने लगाया है सेंट्रल लेवल पे। और मेरे जो राजनीतिक करियर है इसके लिए बहुत मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मैं इसलिए इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का और वेणुगोपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और तमाम जो कांग्रेस लीडरशिप है इसका धन्यवाद करूंगा। और आज आप लोगों के बीच में आया हूं 2-3 महत्वपूर्ण इश्यूज़ में बात करने के लिए। आज एक फ़ोटो अभी आप लोगों को मिल जाएगी। थोड़े समय पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब हिमाचल की सरकार बनी तो उनमें उनका एक सोच थी। वो सोच ये थी कि कांगड़ा को कैसे पर्यटन राजधानी बनाया जाए। उसी की कड़ी में पालमपुर में हेलीपोर्ट जो है उसको स्वीकृत किया गया भारत सरकार से भी। मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी परमिशन आ गई है। बनखंडी में जो जोलॉजिकल पार्क, जू हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जानवरों को उसमें कैद करके नहीं रखा जाएगा बल्कि इंसान गाड़ी में जाके कैद रहेगा और जानवर खुले घूमेंगे। जितने भी हमारे चाहे कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो, ये सब उनकी सरकार की, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। इसी की कड़ी में पालमपुर में एक टूरिज्म विलेज बनाने की जो है सोच वो भी आगे बढ़ रही है। ये जो सोच आगे बढ़ रही है इसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो आज मुझे लगा, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक टीम का हिस्सा हूँ और उनकी सोच से मैं जानता हूँ कि उनकी सोच क्या है, कहाँ इस टूरिज्म विलेज का आइडिया का जन्म हुआ और ये क्या इसका स्वरूप होगा। तो मैंने सोचा कि ये भ्रम और फैले इससे पहले आप लोगों से मिलूं। कल माननीय शांता कुमार जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट भी अखबार में लगी थी। तो आज मैं इस प्रेस वार्ता से पहले जाके उनसे मिला, क्योंकि वो भी एक सीनियर लीडर हैं और पालमपुर के रेजिडेंट हैं। तो मुझे लगता है ये जो सरकार है ये हर एक को साथ चलने वाली सरकार है। जो एनजीओस थे जिनके मन में भी तरह तरह के भ्रम थे, मैंने उनसे भी बात की है आज सुबह और उन्हें भी इनवाइट किया था कि आप आइए, बताइए और हम इकट्ठे मिलकर मुख्यमंत्री के पास चलेंगे। आपके जो मन में इसके तरह तरह के आपके विचार आ रहे हैं और आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे पॉलिटिकल किसी का वेंडेटा हो इसमें, तो वो है। पहले जो लैंड इन क्वेश्चन है, जो 100 हेक्टेयर लगभग लैंड है, मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी कोई लैंड लेके पैदा नहीं होती है। यूनिवर्सिटी को सरकार लैंड देती है। यूनिवर्सिटी को सरकार लैंड देती है, रिसर्च के लिए देती है, फार्मिंग के लिए देती है और कैसे फार्मर्स का भला किया जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। ये जो लैंड थी, ये लैंड जो है होल्टा टी एस्टेट से और वहा टी एस्टेट से एक्वायर करके यूनिवर्सिटी को, जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, इनको दी गई। इस लैंड में जब से एक्वायर हुई है तब से ना ही कोई रिसर्च एक्टिविटी चल रही थी। ये एक टी गार्डन था। कुछ साल पहले तक ये टी गार्डन एक जंगल बन गया था। जब ये टी गार्डन जंगल बन गया तो यूनिवर्सिटी ने फिर एक टेंडर प्रक्रिया करी और टेंडर में कहा कि इस गार्डन को मेंटेन करो, इसकी पत्ती ले जाओ, यूनिवर्सिटी को पैसा दे दो। आज भी 15 लाख रुपए सालाना यूनिवर्सिटी को इस लैंड से, बाहर टी एस्टेट को ये टेंडर मिला था, वो टी एस्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब हिमाचल सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी का एक सोच थी कि टूरिस्ट कांगड़ा में क्यों आए, किस लिए आए। भीड़ में पैराग्लाइडिंग होती है, वो देखने आता है, एक दिन में चला जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ज़ूलॉजिकल पार्क बनाया जाए ताकि टूरिस्ट 5 दिन हम रोक सकें। दूसरी बात उठी कि टूरिज्म विलेज कहाँ बनाया जाए। अब टूरिज्म विलेज क्या है, आपसे बहुत से लोग एरो सिटी में गए हैं। दिल्ली जब आप एयरपोर्ट के साथ एक नया शहर बना है उसे एरो सिटी कहते हैं। कन्वेंशन सेंटर वहाँ है, होटल वहाँ है, बड़े बड़े दफ्तर वहाँ हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। शांता जी ने जैसे कहा था, बहुत से आप लोगों ने भी कहा कि ऐसी बहुत सी लैंड्स और भी जगह हैं। सबसे बड़ी उन सब लैंड में प्रॉब्लम है एक्सेस की, पहुंचा कैसे जाए। जो अभी लैंड इन क्वेश्चन है होल्टा टी एस्टेट की, कहीं उसमें से फॉरेस्ट है। जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसमें 2 एक्ट गवर्न होते हैं। आपके माध्यम से मैं सबको एजुकेट करना चाहूँगा, FCA FRA,
फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट हमारे हाथ में नहीं होते, ये भारत सरकार को परमिशनें जाती हैं, बहुत जगह आ भी जाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, बहुत जगह से लैंड आ जाती है, बहुत जगह से लैंड नहीं भी आती है CFRA की। ये जो लैंड है, ये अकेली ज़िला कांगड़ा में इतनी बड़ी लैंड है। मैं एक बहुत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, अकेली ऐसी बड़ी लैंड है जहाँ ये दोनों एक्ट नहीं लगते हैं। अकेली ऐसी लैंड है जो हाईवे के साथ सटती है, नेशनल हाईवे के साथ ये लगी हुई लैंड है, इसीलिए इसको टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया गया। अभी टूरिज्म विलेज बनेगा नहीं बनेगा ये बहुत कुछ निर्भर करेगा, बट एक विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि टूरिज्म विलेज यहाँ बनेगा। अब टूरिज्म विलेज में सब पूछते हैं क्या होगा, ये एक ओपन क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लैंड किसी एक निजी ग्रुप को नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे बहुत से लोगों का फ़ोन आया कि M3M XYZ ABC ग्रुप से बात हो गई है, हमें सुनना आया है, किसी नेता की उनसे बात हो गई है। ऐसी कोई भी बात कहीं पे भी, मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री से पूछा कोई ग्रुप आपसे आके मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने तो लैंड देखी नहीं है यार, मेरे को तो लैंड पर्चा जब इतना बड़ा DC महोदय ने दिखाया कि सर यही लैंड है, और तो मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ये दी जाएगी। ये अकेले मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हैं, जो हिमाचल के हितों के लिए लड़ रहे हैं। आप सबके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अभी पेप्सी कंपनी का इतना बड़ा बॉटलिंग प्लांट आया है, इंदौरा में आया है, कई हज़ार करोड़ का आया है, उससे भी मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपया लीज के पैसे ले लिए। जब से मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच लिया कि हमारी सरकार जो है 1 रुपया लीज पे किसी को भी लैंड नहीं देगी, जो भी लैंड देगी या तो जो इंडस्ट्रियल एरिया में दे तो इंडस्ट्रियल एरिया की लीज सरकार को आए, और जो मुख्यमंत्री जी की यहाँ विजन है इस लैंड के लिए वो यही है कि मान लो एक कन्वेंशन सेंटर आता है, एक ग्रुप कन्वेंशन सेंटर खोलता है, तो रेवेन्यू शेयर सरकार के साथ किया जाए। 70-80 हज़ार करोड़ के आज कर्ज के तले हिमाचल दबा हुआ है। सरकारी मैगमों में तनख्वाहें देने के लिए आप देख रहे हैं क्या मशक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक सोच रखी है कि मैं 70,000-80 हज़ार करोड़ से ऊपर और ऋण भी ले सकता हूँ, मगर मैं ऋण नहीं लूँगा। पहली बार मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि धन कहाँ से जनरेट किया जाए उसके बारे में बोल रहे हैं। कोई आज तक हम बात नहीं करते थे, हम खर्चने की बात करते हैं, सरकार क्या देगी। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार बोला है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो ताकि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बन सके, और ये जो ऋण है अगली पीढ़ी को हम दे के ना जाएं, इसके लिए क्या चाहिए, टैक्स आना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास, टैक्स से आएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री आज GST दे रही है, जो भी 2000 से ऊपर का होटल है 12% टैक्स दे रहा है, 6% स्टेट को आता है। टैक्सी वाला GST में आ रहा है, गाड़ी आ रही है GST आ रहा है। रोजगार इससे कितने खुल रहे हैं। आज धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम आया है, इसमें मैं मानता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी चीज आई है। आज आपने देखा जब मैच हुआ, धर्मशाला से लेके बीड़ तक एक मेले जैसा माहौल था, ढाबे वाले खुश थे, मोमो की रेडी लगाने वाला खुश था। तो हिमाचल को टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत आगे ले जा सकता है। रोजगार के कितने साधन यहाँ उपलब्ध होंगे। कम से कम ये टूरिज्म विलेज आता है तो हमारे अनुमान से हजारों में रोजगार यहाँ पैदा होगा। और आज आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम सबको, अगर सरकार की ऐसी मंशा है कि कुछ ऐसा यहाँ बनाया जाए, तो हम सबको सरकार को मदद करनी चाहिए, और पालमपुर को और आसपास कांगड़ा ज़िला को हमें, जिसे कहते हैं एक रेड कारपेट, हमें ले करना चाहिए कि ऐसा प्रोजेक्ट आए ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे फ़ायदा हो सके। और जो रोज़गार के साधन हैं, आय के साधन हैं सरकार के, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपके सामने है ओबरॉय होटल का केस। कब आपने सुना कि सरकार जाके ताला मार रही है? इसी सरकार में दम है जो जाके होटल ओबरॉय का 5 सितारा होटल है उसका कब्जा लेने भेज दिया। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। किस लिए चल रहा है? ताकि हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। वाटर सेस की लड़ाई लगातार कोर्ट में भारत सरकार से, पड़ोसी राज्यों से लड़ रहे हैं कि हिमाचल का पानी है, हिमाचल को उसका राइट मिलना चाहिए। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके सामने होगा, किसी भी अगर
1 एकड़ 2 एकड़ किसी को भी दी जाएगी आगे, क्योंकि देखिए आने वाला समय ऐसा है, सरकार हर कुछ नहीं बना सकती। सरकार का मैं मानता हूँ कोई काम बिजनेस करने का नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन पे कुछ बनता है, उस ज़मीन से जो आय आती है उसका हक सरकार पे पूरा पूरा बनता है, हिमाचल की जनता पे बनता है। तो वो जो हिमाचल की जनता का हक है, जो भी टूरिज्म विलेज में आएगा वो उसको मिलेगा। आज हम अगर बोल दें कि विलेज ही ना आए तो हम आगे लोग बढ़ नहीं पाएंगे। पालमपुर के सबसे बड़ी आप अच्छी बात देखिए, सब लोगों का कहना है कि यहाँ ज़मीन है वहाँ ज़मीन है, ये ज़मीन पालमपुर शहर के बाहर है। आज कोई भी हम अगर पहाड़ी छोटा टाउन देखते हैं, सिटी देखते हैं, शिमला जाओ आप, 3-3 घंटे का ट्रैफिक जैम है। धर्मशाला जाओ, फंस जा रहे हो ट्रैफिक में। पालमपुर में अगर आप कहते हैं यहाँ कुछ बना दो, हमारी सड़कें क्या उसके लिए तैयार है? सड़कों के आसपास ठीक है अतिक्रमण करा जाए, घर बनाए जाएं, आसान है वो लेना, उसके एक्विजिशन करना नहीं आसान है। तो ये जो लैंड है हाईवे के साथ लगती है। आप पालमपुर में सब रहते हैं, आप देखिए कभी यूनिवर्सिटी में रैली होती है, कभी पालमपुर बाजार चौक होता है, कभी नहीं होता है। यही आप यहाँ पे विक्रम बत्रा स्टेडियम में रैली कर दीजिए, पूरा पालमपुर स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो ये पालमपुर शहर के अंदर होते हुए भी बाहर ज़मीन है। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो ऐसी संभावना कोई नहीं है कि हम जो पालमपुर के रहने वाले लोग हैं हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सबको एक ओपन अप्रोच रखें। सरकार ओपन है, कहीं भी आपको लगता है कि आप लोगों के राइट्स के साथ या सरकार जो है वो कहीं भी समझौता करे, वो कहीं नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो सौभाग्य की बात है कि पूरे ज़िला कांगड़ा में पालमपुर को लोग चुन रहे हैं। पालमपुर से धौलाधार की वादियाँ अच्छी दिखती हैं। नरहोटा में भी ऐसा एक विलेज आ रहा है, मैं पालमपुर अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमुडा की लैंड है, वहाँ नरहोटा में ऐसा कुछ बनने जा रहा है, धर्मशाला नरहोटा। तो ऐसा ही पालमपुर में कुछ आए तो हम तो सबको सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ आया है। एक बहुत अच्छी बात आज सामने आई कि यूनिवर्सिटी की लैंड कम ना हो, कल को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। मैं दोबारा आपको कहूँगा, सरकार के पास बहुत सी लैंड्स हैं, बट जितनी सरकार के पास ज़मीन अवेलेबल है 90% से ऊपर वो फॉरेस्ट लैंड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए FRA FCA मिल जाता है, भारत सरकार के नियम है। तो कभी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये बनती है, सरकार कभी आड़े नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाए और उसके लिए जितनी लैंड चाहिए सरकार उससे आसपास लगती है, जितनी फॉरेस्ट की लैंड है वो दे सकती है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का निर्माण हो सकता है, रिसर्च कार्य के लिए वो जगह यूज़ हो सकती है। तो मैंने आज जब मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिला, उनका एक बहुत वैलिड एक रीज़न था कि कल को अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने तो इस कारण पीछे ना रह जाए कि लैंड का अभाव है। तो ये भी जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और मैं आश्वस्त करता हूँ कि इतनी फॉरेस्ट लैंड है, कोई भी लैंड ले जाके वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन सकती है। दूसरा मैं आपको बात बता दूं, बहुत आप ही के माध्यम से मैंने IT पार्क का जिक्र किया था। अभी जब हमारे पास ये लैंड उपलब्ध होगी, आज सरकार के पास लैंड ही नहीं है। आज मैं किसी बड़ी कंपनी को लाना चाहूँ तो ज़मीन कहाँ दिखाऊँ, ज़मीन चाहिए। तो हम बड़ी बड़ी IT कंपनीज को भी यहाँ बुलाएंगे। आपने एलांटे मॉल देखा है, आप सब हिमाचल से हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, एलांटे मॉल देखिए, ये मॉल है, ये हयात है, आसपास सारे दफ्तर हैं। तो जब ऐसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो एक इको स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। हम बोले कि टूरिज्म विलेज में सिर्फ होटल ही होंगे, ऐसा नहीं है। होटल भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, क्या पता गोल्फ कोर्स भी बन जाए, कन्वेंशन सेंटर भी बन जाए। तो ये तो सब ओपन चीज़ें हैं अभी। मगर हम ये भी नहीं बोलना चाहते, कोई मुझे पूछा था कि इसमें होटल बिल्कुल ना बने। जो बड़ा एंटरप्राइज आएगा, टूरिज्म विलेज ऐसा कैसा है जहाँ होटल नहीं बन पाएगा? टूरिज्म विलेज जो है उसमें होटल तो बनेगा ही। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि एक 5 सितारा होटल को लैंड दे दी और हमने बोला विलेज बन गया। नहीं, व्हेन इट इज़ अ टूरिज्म विलेज, आप देखेंगे कि उसमें पूरा एक दिल्ली हाट जैसा भी कुछ बनेगा, हिमाचल की संस्कृति जहाँ डिस्प्ले की जाए वो भी कुछ बनेगा। तो ऐसा पूरा एक इको स्ट्रक्चर बनेगा, इसको प्लान किया जाएगा। मगर जब आप घर की नींव रखते हैं, उससे पहले घर बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? घर के लिए ज़मीन तराशते हैं कि घर बनाएं कहाँ, फिर आप डिसाइड करते हैं कमरे कितने बनेंगे। ये सब ओपन है, ये सब अभी हम पहले ही सोच लें कि जी घर ही ना बनाएं क्योंकि कमरे कम बन रहे हैं। अरे भैया, पहले ज़मीन तो हम चयनित करें। तो मैं आज आप सबको इसीलिए मैं मिलना चाहता था, क्योंकि मैं अखबार से, सोशल मीडिया में बहुत सारी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, और ये बिल्कुल ये जो प्राइवेट डेवलपर्स को लाने की इधर बात हो रही है, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। मैं एक और बात आपको बता दूँ, जब से सरकार बनी है एक भी अपार्टमेंट की 118 की परमिशन सरकार ने नहीं दी। अपार्टमेंट की माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि अभी हिमाचल के जो लोग हैं, हिमाचलियों के लिए ये होटल बनाने हैं, वो कहते हैं परमिशन दो, इन्वेस्ट करो। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जब से ये है इक्का दुक्का कोई पुरानी परमिशन होगी, बट इस सरकार ने बिल्कुल टाइट कर दिया है कि हिमाचल में आके आप बड़े अपार्टमेंट ना बनाइए। तो ऐसा कोई भी
चीज़ इसमें होने नहीं जा रही है जो लोगों को जिस बात से भ्रमित किया जा रहा है। और मैं जो हमारे पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी भी हैं उन्हें भी आग्रह करूंगा कि ये ज़िला कांगड़ा के लिए, हिमाचल के लिए, पालमपुर के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। हम सबको इसमें सहभागी बनना चाहिए। रोजगार होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा, एक सरकार के लिए नहीं होगा, हिमाचल के लिए लोगों के लिए होगा। जीएसटी आएगा, किसी एक को नहीं आएगा, हिमाचल सरकार को आएगा। और जो भी हिमाचल सरकार की पॉलिसी बनती है, लीज की पॉलिसी अभी है, अभी भी आपको बता दूं, एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जो इस सरकार में 1 रुपया में दिया गया। मैं पिछली सरकारों में नहीं जाना चाहता, आप देख लो, पिछली सरकार ने 99 एकड़ लैंड 1 रुपये में गन फैक्ट्री को दे दी है। सीएम साहब बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस चीज़ के कि अगर हिमाचल की कोई ज़मीन लेता है तो हिमाचल का हक। मैंने आपको अभी वरुण बेवरेजेस का एग्जाम्पल दे दिया है, कहीं करोड़ों में लीज दे रहे हैं वो। और वरुण बेवरेजेस के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि हम बाकी जब राज्यों में जाते हैं तो 1 रुपये में ज़मीन मिल जाती है। मुख्यमंत्री जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा, समझाया कि भाई साहब आप तो बहुत बड़ा ग्रुप हो, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो, 6, 7, 8, 10 करोड़ हिमाचल को दे दोगे, क्या जाएगा? हिमाचल के पास ज़मीन का बहुत अभाव है, छोटा राज्य है, सारे पहाड़ हैं, सब फॉरेस्ट लैंड है। तो ऐसा जो है, मैं आपके सामने जो है आज यही मुद्दा सामने रखने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ। आपके इस मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे कोई सवाल हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। गोकुल जी, टूरिज्म विलेज पे आपकी बात हुई शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनका जो विरोध है खत्म हो गया? वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे और उन्होंने कहा कि मेरे को भी पता नहीं था क्या है। और उन्होंने आज जब मैं गया, उन्होंने बोला कि अब अगर ऐसी कोई चीज़ पालमपुर में आने जा रही है तो मैं इसको विरोध नहीं करूँगा। और उन्होंने बहुत अच्छा, सॉरी, बात एक और रखी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था, उन्होंने बहुत अच्छा रखा कि कल को अगर मैं इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी बनाए, कोई भी सरकार बनाए, क्या पता भारत सरकार बना दे, तो ज़मीन का अभाव ना हुए। तो उसका भी हमने बैठ के सोल्यूशन निकाला कि सर फॉरेस्ट लैंड में FRFCA हो जाता है, वो इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दी जा सकती है। आज आपने जो भ्रांतियां हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया जी। एक जो तरक्की दिया जा रहा था, जैसे आपने बात कही है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर वहाँ से मतलब जो विरोध उठ रहा है उसको लेकर है कि अगर कल को बनना हो तो किस तरह से बनेगा। आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड को उसको आवंटित किया बिल्कुल जी, एक तो ना ऐसा कोई लैंड आपने वहाँ अभी कोई चिन्ह किया है ये जो दिया जा सकता है और जहाँ इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, दूसरी पहली बात तो ये है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कॉलेज की बात कर रहे हैं। प्रदेश में, देश में जब भाजपा की सरकार हुई तब ये आया नहीं। 1970 से करीबन ये जो लैंड है ये कभी रिसर्च के लिए यूज़ नहीं हुई है। आज लगभग 50 साल के बाद ये बात हो रही है यहाँ कुछ और बन जाए। 50 साल कम थे यहाँ कुछ आने के लिए। ये तो बात ये है कि ये लैंड पड़े रहने दो, यहाँ कुछ ना करो, क्या पता कुछ आ जाए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो पालमपुर के सामने आपको सारे पहाड़ दिख रहे हैं सरकार के हैं, ये सारे जो पहाड़ हैं ये फॉरेस्ट है। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बोल रहा हूँ, एक हमारी क्लियरेंस बाकी है, एक सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ा नाम पालमपुर के आसपास के एरिया में आने जा रहा है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक उसकी प्रक्रिया ख़त्म ना हो जाए, मैं आज बोल दूँ और वो ना आए, मगर कुछ ही महीनों में आपसे मैं ही साझा करूँगा कि एक बहुत बड़ा नामी इंस्टीट्यूट भारत सरकार का जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो पालमपुर में आने वाला है, कांगड़ा ज़िले में आने वाला है, पालमपुर के एरिया में आने वाला है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कभी भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक लैंड की रिक्वायरमेंट होती है वो है, तो आप जो होल्टा टी एस्टेट की भी बात कर रहे थे, उसमें से काफ़ी लैंड जो है उसका किस्म फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट पे कुछ नहीं किया जा सकता, वो प्राइवेट फॉरेस्ट है। प्राइवेट फॉरेस्ट भी FRA-FCA अट्रैक्ट करता है। वो बिना भारत सरकार की परमिशन के बिना ना उसमें पेड़ काटा जा सकता है, ना कुछ निर्माण किया जा सकता है। मगर अगर वो यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, तो FRA-FCA लाना आसान है। तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि अगर ये आएगा, सब बहुत खुश होंगे। कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है आए? हम अभी छोड़ दें कि ना आए, छोड़ो, भारत सरकार कभी लाए। बट भारत सरकार अभी 50 साल थे हमारे पास, हम तब अगर इसको नहीं एक्सपैंड कर पाए तो अब हम कैसे कर पाए? सेकंड, ये जो आपने कहा कि वहाँ टी एस्टेट को उन्होंने यूनिवर्सिटी में टी गार्डन दिया, जी हाँ, उसका लैंड यूज चेंज करेंगे टूरिज्म। जो टी गार्डन सेल से रुकता है वो है 6 और 7 के प्रावधान। वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल बनाया हुआ है, ये कोई भारत सरकार का नियम नहीं है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट है, ये भारत सरकार गवर्न करती है।
तो कल को हम कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करना चाहती जहां हम कुछ अनाउंसमेंट कर दें और बोलें फाइल वहां पेंडिंग है, हमने तो कर दी। तो अगर सरकार इसको डेवलप करने की बात कर रही है तो इसलिए कर रही है कि 6A और 7A जो टी गार्डन पे परमिशन अप्लाई होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ये राज्य सरकार चाहे तो इसे हटा सकती है, राज्य सरकार चाहे तो इसे लगा सकती है। तो आप देखते हैं जितनी हिमुडा की कॉलोनीज पालमपुर में क्या जितनी आसपास में सब टी गार्डन में बनी है, क्योंकि ये स्टेट का नॉर्म है जो बोलती है टी गार्डन मत बेचो। भारत सरकार ने टी गार्डन को वैसे ही सीलिंग एक्ट से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो भारत सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है। किया जा सकता है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी कुछ रेवेन्यू जनरेशन होगी, इनको कुछ मिलेगा साहब। आप मेरी एक बात देखिए, आज आप पालमपुर में रहते हैं, यूनिवर्सिटी की एक दिक्कत आती है, मेरे पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं, पेंशन आने में लेट है, तनख्वाहें समय पे नहीं दी जा रही हैं। यूनिवर्सिटी सरकार चाहती है सेल्फ सफिशिएंट हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर सरकार को रेवेन्यू आएगा, सरकार आज यूनिवर्सिटी को पैसा देती है, ग्रांट देती है, तो सरकार को रेवेन्यू आएगा तो ही तो वो ग्रांट दे पाएगी। अगर सरकार को रेवेन्यू ना आए तो यूनिवर्सिटी को कहाँ से पैसा आएगा? तो ये चिकन एग की सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार के पास पैसा आएगा तो खुद ब खुद जो है यूनिवर्सिटी को भी ग्रांट्स मिलेंगी। आज यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के लिए, टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए हम, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि आज आप देख रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है जहां पर हम लोन ले लेके जो है तनख्वाहें दे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हिमाचल सरकार को बाहर निकलना है। और गोकुल जी, आपने बात की ओबरॉय होटल की, बड़ी सरकारें आई मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ ताला लगाने की। ओबरॉय होटल शिमला में, मैं बात करूँगा पालमपुर की। पालमपुर में टूरिस्ट विलेज भी बन रहा है। पालमपुर के अंदर विवेकानंद हॉस्पिटल है, 1 रुपये लीज पे दिया है और 25 करोड़ रुपये लोगों ने अपनी जेब से दिया था। क्या सरकार उसको भी लेगी या वो 1 रुपये पे चलता रहेगा गोरखधंधा वहाँ का? विवेकानंद ने जी, इसमें मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस पता नहीं है। विवेकानंद जो ये ग्रुप था, यहाँ पहले अपोलो आना था, फिर अपोलो नहीं आया तो ये काफ़ी टाइम ये भी खाली पड़ा रहा, और विवेकानंद ने आके पहल करी कि हम आके अस्पताल बनाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या नॉर्म्स को फ्लॉन्ट किया है। जो ओबरॉय होटल है, जब इसके साथ सरकार का करार हुआ था तो ये हुआ था कि वो एक लीज मनी जो है हिमाचल सरकार को देंगे, जो उन्होंने दिया नहीं। मुझे नहीं पता कि जब ये विवेकानंद को लैंड दी गई है तो उसमें लीज मनी की कोई क्वेश्चन था कि नहीं था। अगर नहीं होगा तो लेंगे, सरकार लेगी? अगर 1 रुपये पे चलता रहेगा? क्योंकि देखिए, जो भारत सरकार, हिमाचल सरकार में आते ही सीएम साहब ने कहा है जो भी 99 ईयर की लीज है ये 49 ईयर की कर दी जाएंगी। अब ये तो लीगल एस्पेक्ट है कि इसमें क्या किया जा सकता है। गोकुल जी, कांग्रेस बार रूम में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आपको मिली है, तो एमपी चुनावों के लिए क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय स्तर पे मिली है। वॉर रूम जो है दिल्ली में स्थापित होगा। तो अब ये जो पूरे देश का एमपी चुनाव का दारोमदार है, कहीं ना कहीं पार्टी ने विश्वास किया है और इसका दारोमदार दिया है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी को आएँ। और एक कांग्रेस ने भी एक जनरेशन शिफ्ट किया है, जो मैं आपको बता दूं, आज मैं खुद ही पढ़ रहा था तो हिंदू में एक बहुत अच्छा कल आर्टिकल आया था कि कांग्रेस ने कैसे ही जो वॉर रूम की एवरेज एज है, जो मेरे साथ 4-5 नियुक्तियाँ और हुई हैं, वो लगभग 40 साल के करीब है, जो पिछले चुनावों में 70 साल के करीब होती थी। तो हमारा युवा होने के नाते यही एक दायित्व भी रहेगा और प्रयास रहेगा कि कैसे नई सोच को, जो युवा भारत की सोच है, इसको अपनी पार्टी की सोच से अलाइन किया जाए और युवाओं की आवाज़ को, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो आगे लड़ाई है, उसमें इंक्लूड किया जाए। तो फिर यंगस्टर की आप राज्यसभा में जा सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? सुनने में कुछ बात आ रही है, कुछ सांसदों का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाला है, जी, उसमें आप जा सकते हैं। विनोद जी, ये तो पार्टी तय करेगी और